स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। देखते हैं, अम्ल वे पदार्थ, या इस तरीके लिख सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इस तरीके लिख लें, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, या अम्ल जो खट्टे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका या जिसका स्वाद, या इस तरीके से जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। देख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हमारे पास अम्ल की पहचान क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अचार खाते हैं, या जो हमारे पास खट्टी वस्तुएं होते हैं, या आंवला कह दें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या खट्टा होता है। तो जो हमारे पास खट्टे पदार्थ होंगे वे सभी हमारे पास क्या होंगे, अम्ल अर्थात एसिड कहलाएंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है क्षारक। तो पहले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, वो हमारे पास क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो हमने अभी क्या बताया था, जो हमारे पास दिए हुए थे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कर देते हैं। अम्ल जो होंगे हमारे पास पहचान कैसे करेंगे, अम्ल अगर हमारे पास है, तो अगर हमारे पास नीला लिटमस पेपर अगर है, अम्ल में डुबोने पर अगर वो लाल कर देता है, तो हमारे पास क्या होगा, अम्ल होगा। और हमारे पास जो क्षारक में होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, कैसा कर देगा, लाल लिटमस पेपर को हमारे पास नीला कर देगा। यहां पर क्या लिखेंगे, जो नम लिख दें या गीले, जो नम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, अम्ल शब्द की उत्पत्ति हमारे पास लैटिन भाषा के एसर शब्द से हुई। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसर शब्द से हुई। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, एसर, यानी कि अम्ल लैटिन भाषा के एसर शब्द से हुई। एसर शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड हेडिंग आती है क्षारक। तो अभी हमने बताया क्षारक, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे पास कैसे स्वाद में कड़वे होते हैं, और हमारे पास क्या नीले यानी नम नीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। ठीक है, और इस शब्द की हमारे पास उत्पत्ति कहां से हुई, अरबी अल किली शब्द से, अरबी अल किली शब्द से। तो लिखते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे अर्थात तीखे, तीखे होते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे जो,
यानी ये क्या कर देते हैं, क्षारक पहचान क्या होती है, जो नम लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को, जो नम लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं, जो नम लाल, यानी पहचान इसकी क्या है, जो नम लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई हमारे पास, अरबी शब्द अलकिली शब्द से। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द अल किली कहां से हुई, अरबी अल किली शब्द से हुई। अरबी अल किली शब्द से हुई, जिसका हमारे पास क्या, जैसे इसमें कह सकते हैं, जैसे हमारे पास तीखे कौन से कड़वे अर्थात, जैसे हमारे पास क्या होता है, साबुन लेने, साबुन जो हमारे पास कपड़े धोने वाली होती है, उसमें हमारे पास क्या तीखा, जो हमारे पास कड़वा होता है, तो हमारे पास कैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसमें क्षारक अधिक होता है, क्षारक ही होता है उसमें। अम्ल क्या होते हैं, जैसे हमने बताया, किसी प्रकार का कोई अचार या आंवला जो खट्टे पदार्थ होते हैं, वो हमारे पास सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अम्ल तथा क्षारक की जो पुरानी अवधारणा थी, ये दोनों हमारे पास अम्ल क्षारक की पुरानी अवधारणाएं हो गई। देख लेते हैं, जैसे तो हमारे पास ये परगनली, एक ये परगनली हमारे पास, इसमें हमारे पास लिक्विड भरे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि इसमें किसमें क्षार है और किसमें हमारे पास अम्ल भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले इस वाले, ये नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2, पहले हम इस वाले पर प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे कह रहा है नम नीला लिटमस पेपर लिया, नीले लिटमस पेपर अर्थात हमने क्या किया, अगर लाल लिटमस पेपर को हमने इसमें डुबोया, तो जैसे ही डुबोया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, अर्थात लाल ही रहा ये। ठीक, अब ये हमें पता नहीं कि हम क्या, हमारे पास ये पानी इसमें नहीं, किसी प्रकार का कोई लिक्विड दो हमारे पास दिए हुए हैं। अब ये हमें पहचान करनी की नीला लिटमस पेपर को लाल कैसे करता है। हमारे पास लाल दिया हुआ था, तो लाल वाला अगर हमने इसमें डुबोया तो हमारे पास कैसा हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नीला डुबोया तो हमारे पास लाल डुबोया था तो लाल ही रहा था, और जैसे हमने नीले को डुबोया तो किसमें चेंज हो गया, लाल में, यानी नीला वाला किसमें चेंज हो जाएगा, लाल में। तो ये नीला वाला लाल में हो गया। इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, जो हमारे पास नम लाल, अगर इसमें लाल डुबोएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, नीला, लाल वाला नीला हो जाएगा, और नीला अगर डुबोते तो वो कैसा ही रहेगा, हमारे पास नीला ही रहेगा। इस प्रकार से इसकी हम पहचान कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास आएगी अम्ल क्षार की क्या, हमारे पास आधुनिक अवधारणा। इसके पहले हमने प्राचीन अवधारणा अर्थात पुरानी अवधारणा को पढ़ा, हम देखेंगे इसके आगे अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा। ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा, यानी स्वांटे अगस्त आर्हेनियस अवधारणा पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास है अम्ल और क्षारक की ब्राउनस्टेड और लारी की अवधारणा, या ब्राउनस्टेड व लारी की अवधारणा। तीसरी हमारे पास है अम्ल और क्षारक की लुईस अवधारणा। तो ये वाली जो हमारे पास है तीसरे नंबर वाली, ये हमारे में कोर्स में नहीं है, 10th में केवल हमारे पास 2 पढ़नी है। एक तो पढ़नी है अम्ल और क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा, दूसरी हमारे पास ब्राउनस्टेड व लारी की अवधारणा। ये 2 अवधारणाएं हमारे पास कोर्स में दी गई है, तो ये हम पढ़ेंगे दोनों, हमारे पास आर्हेनियस की और हमारे पास क्या पढ़ेंगे, ब्राउनस्टेड लारी की 2 अवधारणाएं हम पढ़ेंगे। हाँ, तो देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास अम्ल और क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या जो हम देखेंगे अम्ल की परिभाषा क्या होगी जो हमारे आर्हेनिक अवधारणा के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमारे पास जलीय विलयन में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, हमारे पास क्या होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन के धनायन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। फिर देखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय
विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन अर्थात H+ आयन देते हैं। जैसे अब यहां पर हम जैसे यानी एग्जाम्पल हमारे पास क्या, HCl + Cl माइनस, HCl + Cl माइनस इक्वल टू, तो हमारे पास कह रहा है कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन आयन देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर है HCl ही, HCl हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl में H+ Cl माइनस, ठीक है। HCl में हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl में H+ Cl माइनस हमारे पास हो जाएगा दूसरा H2SO4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 में हमारे पास 2H+ हाइड्रोजन यानी कि H+ कह रहा था, तो हमारे पास क्या है 2H+ SO4 हमारा क्या हो जाएगा प्लस SO4 माइनस। अब SO4 माइनस हमारे पास है, इसके बाद अगली देखेंगे हमारे पास आ जाएगा किसके अनुसार हो जाएगा, यानी कि क्षार, आरएनएस के अनुसार क्षारक की। तो क्षारक क्या होते हैं, तो हमारे पास क्षारक वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हमारे पास हाइड्रा ऑक्साइड आयन देती है, यानी अर्थात कह सकते हैं OH माइनस। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं। फिर देखेंगे क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण देखेंगे इसका एग्जांपल, जैसे दो इसके भी देखेंगे, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देंगे क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन अर्थात OH माइनस देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा Na प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा OH माइनस। इसी प्रकार सेकेंड हम लिख सकते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा K प्लस OH माइनस। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं हमारे पास अम्ल और क्षारक की हो गई आरएनए के साथ। क्या था, जलीय विलयन में H+ आयन यानी H+ आयन देती है और इसमें क्या हो जाएगा OH माइनस आयन देती है। किसमें, हमारे पास जलीय विलयन में। तो ध्यान रखना है जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। इसका नोट देखेंगे, इसे अम्ल क्षारक की जगह पर आरएनए के उदाहरण से नोट में हमारे पास क्या है, आरएनए द्वारा प्रस्तुत अम्ल तथा क्षारक या क्षार की कहने बात है कि हमारे पास अम्ल व क्षारक की परिभाषा उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है जो अम्ल में अविलेय पदार्थों के लिए इन परिभाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात हमारे पास दी है आरएनए से अम्ल क्षारक की परिभाषा पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है और हमारे पास अविलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त अर्थात कह सकते हैं विलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और अविलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक की हमारे पास किसकी अवधारणा थी, अम्ल तथा क्षारक की ब्रॉनस्टेड-लारी के अनुसार। हाँ, तो सेकंड अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक ब्रॉनस्टेड-लारी की अवधारणा, यानी कि ब्रॉनस्टेड-लारी के अनुसार देखें अवधारणा हमारे पास है। जैसे अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। किसके अनुसार है, ब्रॉनस्टेड-लारी के अनुसार।
अम्ल वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, क्षारक या भस्म, यानी क्षारक को भस्म भी कहते हैं। क्षारक या भस्म वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। जैसे देखेंगे, अर्थात कह सकते हैं अम्ल हमारे पास क्या हो गया, दाता, और क्षारक हमारा क्या हो गया, ग्राही। दाता का मतलब होता है जो देने वाला होता है, और क्षारक का मतलब होता है जो दूसरे से हमारे पास क्या करता है, ग्रहण करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्षारक। तो जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल को घोलने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, जल को घोलने पर जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वो जो जल में हम घोलते हैं तो जल जो हमारे पास होता है, देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl को जल में घोलने पर यानी मिलाने पर, HCl को जल में मिलाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, देखते हैं HCl को जल में जैसे ही घोला तो हमारे पास H हमारा कहां दे दिया, उसने कहा था अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा H3O, और क्या हो जाएगा हमारे पास Cl। अब ये क्या हो गया, माइनस, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो HCl में था यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसने क्या हुआ, एक हमारे पास उसने H यानी जो हमारा था उसने दे दिया जल को, तो हमारे पास क्या हो गया HCl प्लस H2O, तो ये हो गया हमारा H3, क्योंकि यहाँ पर क्या था H2 था, तो हमारे पास जो 1 प्लस हो जाएगा, इस पर जब 1 प्लस होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा H3, तो यहाँ पर H3O प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस, क्यों, क्योंकि हमारे पास Cl पर एक माइनस, उसने एक दे दिया पदार्थ, दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन्स ने कह दिया, हमारे प्रोटॉन्स ने दे दिया, और हमारे पास क्या हो गया, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात अम्ल दाता और क्षारक, ये हमारा क्षारक हो, क्षारक क्या हो जाएगा, ग्राही। ठीक, अम्ल दाता और क्षारक हमारा क्या हो गया, ग्राही हो गया। जैसे हम HCl को जब जल में घोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, HCl को जल में घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है, तो भाई हमारे पास H प्लस आयन क्या उसने किया, प्रदान किया, तभी हमारे पास क्या हो गया H3O हो गया, प्लस क्या हो गया Cl माइनस, तो हम लिख भी सकते हैं HCl को जल में घोलने पर हमारे पास क्या H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास क्या है क्षारक के लिए, तो NH3, क्षारक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षारक को अगर NH3 को जल में घोलने पर, सेकेंड हमारे पास ये फर्स्ट कर लेते हैं इसको, सेकेंड NH3 को जल में घोलने पर, तो हमारे पास क्या होगा NH3, अब ये H2O से एक हमारे पास क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थात ले लेगा, तो हो जाएगा हमारे पास N, तो यहां पर हो जाएगा NH4, यहां से एक H चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा 2O या O2 लिख सकते हैं हमारे पास, सॉरी OH माइनस, OH लिख दे या HO लिख दे, बात हुई हमारे पास OH माइनस लिख देंगे, H से हमारे पास एक चला गया, यानी कि H2O से हमारे पास चला गया NH4 में, तो हमारे पास क्या हो गया, ये अम्ल दाता हुआ क्योंकि उसने क्या किया, दिया था, और क्षारक हमारा क्या हो गया, ग्राही, क्योंकि वो हमारे दूसरे से क्या कर रहा है, पदार्थ से प्रोटॉन हमारे पास क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास अम्ल तथा क्षारक की जो हमारे पास ब्रांस्टेड लारी के अनुसार जो परिभाषा हमारे पास थी वो हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक, नोट देखेंगे, जैसे कह रहा है क्षार क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं। देख लेंगे, वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं। कहने का मतलब है जितने भी क्षार होंगे क्षारक तो होंगे, जो क्षार हैं वो क्षारक तो होंगे, लेकिन क्षारक सभी क्षार नहीं होंगे। जैसे NaOH व KOH क्षार व क्षारक दोनों हैं, यानी कि जो NaOH हमारे पास दिया है और KOH दिया है, दोनों हमारे पास क्षार भी हैं और क्षारक भी हैं, परंतु FeO क्षारक है लेकिन क्षार नहीं। जो FeO हमारा दिया गया है ये हमारे पास, यानी फेरस ऑक्साइड जो हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों अवधारणाएं जो अवधारणा हमारे पास थी हो गए। अब इसके आगे हमारे पास अगले टॉपिक पर देखते हैं।